आज की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट ब्रेकिंग न्यूज। कोरियन एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ। वेलकम बैक गाइस, मार्केट बाय एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो देखते हैं क्या हुआ कोरियन एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में आज। आमतौर पर लोग इसे नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग बोलकर टाल देते हैं, लेकिन हमारे एमबीए टीम की डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही बयान कर रही है। ये कोई आम करेक्शन नहीं है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स का एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेल्टडाउन है जिसने ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल कैपिटल की नसें खींच ली है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको एक एक करके वो पर्दे के पीछे की सच्चाई बताऊंगा जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स से छुपाई जाती है। सबसे पहले चलते हैं सियोल के ट्रेडिंग फ्लो पर, जहां से इस तबाही की शुरुआत हुई। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझिए। सुबह 11:40 AM कोरियन टाइम को सिस्टम्स में पहली बार वार्निंग लाइट्स जलती है। प्रोग्राम ट्रेडिंग इतनी तेजी से गिरती है कि एक्सचेंज को एक टेम्पररी सेल साइड का ट्रिगर करना पड़ता है, यानी ऑटोमेटेड सेलिंग पर कुछ वक्त के लिए ब्रेक लगाया जाता है। लेकिन असल तमाशा दोपहर को शुरू हुआ। दोपहर के 2:33 कोरियन टाइम को मार्केट मैंडेटरी 8% का थ्रेशहोल्ड ब्रेक करके सीधे 8,375 पॉइंट्स पर आ गिरा। ये एक एग्जैक्ट 8.11% का डिक्लाइन था। कोरियन मार्केट लॉ के मुताबिक स्टॉक मार्केट को शांत करने के लिए एक 20 मिनट का ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर लगाकर ट्रेडिंग को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन कूलिंग पीरियड का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही 2:53 PM बजे और ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई, पैनिक सेलिंग का सुनामी आ गया। कोरियन इंडेक्स सीधे 9.99% के लोअर सर्किट पर जाकर धड़ाम से गिर गया और 8,203.84 पॉइंट्स पर मार्केट फ्लैट लाइन हो गया। ये कानूनी तौर पर एक हिस्टोरिक फ्लैश क्रैश था। आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि कोरिया, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा स्टॉक मार्केट, कुछ ही घंटों में जीरो कैसे होने लगा? इसका जवाब है एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, यानी पूरे मार्केट का वेट सिर्फ कुछ ही हाथों में होना। कोस्पी इंडेक्स का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट यह है कि इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 48% से 55% हिस्सा सिर्फ दो कंपनीज कंट्रोल करती है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स। जब ग्लोबल लेवल पर एआई और प्रीमियम हार्डवेयर ट्रेड थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो ग्लोबल फंड्स ने इन दोनों स्टॉक से अपना पैसा निकलना शुरू किया। सैमसंग एक दिन में 12.3% गिरा और एसके हाइनिक्स 12.5% तक क्रैश हो गया। अभी आप खुद सोचिए, अगर किसी इंडेक्स का आधा वजन डबल डिजिट्स में नीचे गिरेगा, तो बाकी बचे हुए 900 जोड़ स्टॉक्स चाहे जितना जोर लगा लें, इंडेक्स को गिरने से नहीं बचा सकते। एक तरह से पूरा मार्केट दो टेक जायंट्स का बंधक बना हुआ था। लेकिन इस क्रैश के पीछे सिर्फ मार्केट फोर्सेस नहीं थी, इसमें वहां के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था। कुछ महीने पहले साउथ कोरिया के रेगुलेटर्स ने आम रिटेल जनता के लिए एक किलर प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसे कहते हैं सिंगल स्टॉक लीवरेज्ड ETFs। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 रुपये है, तो आप उधार लेकर सैमसंग के ऊपर 30 या 40 रुपये का सट्टा खेल सकते हैं। इस वजह से रिटेल मार्जिन डेट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। और कल शाम को फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के गवर्नर ने पब्लिकली आकर एक ऐसी गलती मानी जिसने आग में पेट्रोल का काम किया। उन्होंने कहा कि शायद गवर्नमेंट ने इन लीवरेज प्रोडक्ट्स को अप्रूव करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। बस फिर क्या, इस एक बयान ने पूरे रिटेल सेगमेंट में हाहाकार मचा दिया। जैसे ही आज सुबह मार्केट गिरा, ऑटोमेटिक मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गए, कंप्यूटर्स ने रिटेल अकाउंट्स को जबरदस्ती लिक्विडेट करना शुरू किया और सेल ऑर्डर्स का एक ऐसा ऑटोमेटिक लूप बना जिसे कोई इंसान रोक नहीं पाया। अभी आते हैं उस मुद्दे पर जो आपके और मेरे पॉकेट से जुदा है। कोरिया के इस बहाव से हमारे मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर क्यों आग लगी? गाइस, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आग लगाए। इनका वन बकेट सिस्टम, जो बड़े बड़े ग्लोबल हेज फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, वो इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राजील या ताइवान को अलग देशों की तरह नहीं ट्रीट करते। उनके सॉफ्टवेयर में इन सबका एक ही फोल्डर होता है जिसे वो कहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स पोर्टफोलियो। जब सियोल में ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई और उनके लीवरेज फंड्स पर मार्जिन कॉल्स आने लगे, तो उन्हें अपना नुकसान पूरा करने के लिए और क्लाइंट्स को पैसा लौटाने के लिए इंस्टेंट लिक्विडिटी यानी कैश की जरूरत थी। अभी कोरिया से तो पैसा निकाल नहीं सकते थे क्योंकि वहां ट्रेडिंग फ्रीज थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया जैसे हाईली वैल्यूड और लिक्विड मार्केट पर अपना बटन दबा दिया।
उन्होंने मुंबई में बैठकर हैवी सेलिंग शुरू की ताकि यहां से कैश निकालकर वो कोरिया के गड्ढे को भर सकें। इसी को कहते हैं क्रॉस बॉर्डर कंटेजन। इसका असर हमारे मार्केट पर साफ देखने को मिला और निफ्टी 8 इंडेक्स, जो लगभग 2% से 3% तक टूट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। इस तबाही के पीछे एक साइलेंट मैक्रो किलर भी चल रहा था, और वो है क्रूड ऑयल और करेंसी का जियोपॉलिटिकल प्रेशर। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि दोनों अपनी जरूरत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही कंटिन्यूअस शिपिंग डिलेज और यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ऑयल प्राइसेस लगातार स्टिफ बने हुए हैं। इस हाई इंपोर्ट बिल की वजह से दोनों देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर आया, जिससे यूएस डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इमर्जिंग करेंसीज को ठोकर लगती है। आज हमारा इंडियन रुपी घिसकर 94.69 के लेवल पर स्लिप हो गया। जैसे ही करेंसी का ये डिवैल्यूएशन एल्गोरिदम्स ने पकड़ा, उन्होंने ऑटोमेटिक इंडियन इक्विटीज को भी शॉर्ट करना शुरू कर दिया। एक एनालिस्ट के तौर पर मुझे ये बताते हुए बहुत हैरानी होती है कि आज के दौर में मार्केट्स को इंसान नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव एल्गोरिथमिक सर्विस चला रहे हैं। जब दोपहर को 2:33 PM को कोस्पी पर 20 मिनट का पॉज लगा, तो आम इंसान ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, लोग शांत होंगे। लेकिन एल्गोरिदम्स ने ऑफशोर डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स पर उन एसेट्स को ट्रैक करना शुरू किया जो ट्रेड हो रहे थे। वहां सेल ऑर्डर्स का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो चुका था कि जैसे ही 2:53 PM को मार्केट रेज्यूमे हुआ, सर्वर सिस्टम्स ने कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर इतनी हैवी वॉल्यूम डंप कर दी कि मार्केट को संभालने का मौका भी नहीं मिला और वो सीधे 9.99% के लोएस्ट लिमिट पर फ्रीज हो गया। जब तक मुंबई या दिल्ली में बैठा कोई ह्यूमन फंड मैनेजर स्क्रीन देखकर समझता कि ये चल क्या रहा है, तब तक ऑटोमेटेड ग्लोबल रिस्क मॉडल्स ने हमारे इंडियन इंडेक्स से लाखों करोड़ों की लिक्विडिटी ब्लॉक करके बाहर निकाल ली थी। तो आखिर इस पूरे महाकोलैप्स का कंक्लूजन क्या है? इस बदलते हुए ग्लोबल टाइमलाइन में अगर आपको कल को सरवाइव करना है, तो 4 चीजों को अपने दिमाग में बांध लेना। पहला, इंडेक्स कॉन्सेंट्रेशन से बचिए। अगर आप किसी ऐसे इंडेक्स या फंड में हैं जो सिर्फ 2-3 बड़े टेक स्टॉक्स के दम पर उड़ रहा है, तो याद रखिए उसमें टेल रिस्क सबसे ज्यादा है। दूसरा, करेंसी और हेजिंग को समझिए। डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो आपका लोकल पोर्टफोलियो सेफ नहीं है जब तक आपने द्यामिक करेंसी प्रोटेक्टिव नहीं लगाए हैं। तीसरा, रिटेल डेट पर नजर रखें। जब भी आप देखें कि मार्केट में उधारी या मार्जिन ट्रेडिंग हद से ज्यादा बढ़ गई है, समझ जाइए कि रेगुलेटर्स का एक बयान पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। चौथा, ऑल्टरनेटिव डाटा पर फोकस करें। सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट मत देखिए, ग्लोबल शिपिंग लेन्स, क्रूड कॉरिडोर्स और क्रॉस बॉर्डर इंस्टीट्यूशनल फंड रोटेशंस को ट्रैक कीजिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन सही इंफॉर्मेशन ही आपका सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये चैनल का लिंक याद से शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।